एक राज्य में कमल नाम का एक दर्जी रहता था। कमल के परिवार में उसकी विधवा बहन शशिकला, पत्नी विमला और दो बेटियां कलावती और लावण्या रहते थे। लावण्या अपने नाम की तरह ही सुंदर थी। कलावती का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से सब उसका मजाक बनाते थे। बचपन से ही उसने अपने रंग को लेकर सबके ताने सुने थे और अब तो उसे जैसे ताने सुनने की आदत हो गई थी। अब दोनों बेटियां शादी लायक उम्र की हो गई थी। कमल दिन भर कपड़े सीने का काम करता था, लेकिन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक सुबह कलावती जल्दी उठकर नदी पर पानी भरने गई। तब गांव की ही एक औरत राखी उसे देखकर, अरे कलावती, आज सुबह सुबह आई हो पानी लेने? हाँ राखी भाभी, बाद में भीड़ बढ़ जाती है ना, इसीलिए। भीड़ बढ़ जाती है इसीलिए या सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं इसलिए? अरे सच सच क्यों नहीं बताती? गांव में सबको पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। सच कहो कलावती, तो मुझे तुम पर कभी कभी बहुत दया आती है। देखो ना, तुम घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हारे बापू कितनी मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा कुछ कमा नहीं पाते हैं, और ऊपर से तुम ऐसा काला रंग और बदसूरत चेहरे के साथ जन्मी हो। तुम्हारे माँ बापू को कितना दुख होता होगा ना। ऐसी कोई बात नहीं है राखी भाभी, मेरे माँ बापू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन लावण्या, वो तो कितनी सुंदर है। समझ नहीं आता है कि तुम इतनी काली कैसे बन गई। राखी कलावती का मजाक बनाकर हंसते हुए चली गई। कलावती को अब जैसे इन सब बातों की आदत ही हो गई थी। उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो अपना काम करने के लिए आगे चली जाती है। एक दिन, आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उतने पैसे ही नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। 2 बेटियां हैं हमारी, उनकी शादी करने का समय आ गया है। बिना पैसे के हम क्या करेंगे? उनकी शादी का खर्चा और दहेज कहाँ से लाएंगे हम? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ विमला। पता नहीं कि कलावती के लिए अच्छा रिश्ता कब मिलेगा। कमल और विमला की ये बातें कमल की विधवा बहन शशिकला, जो कमल के साथ ही रहती थी, वो सुन लेती है और, अरे मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि कलावती की शादी की बात को अब छोड़ दो। अरे उसे काले रंग की लड़की के लिए कहाँ से लाए रिश्ते? कौन सा लड़का होगा जो इस काली लड़की से खुश शादी करने को राजी हो जाएगा? तुम दोनों इसकी चिंता छोड़ दो और लावण्या के बारे में सोचो। हमारी लावण्या तो इतनी सुंदर है कि लड़के वाले उसे शादी करने के लिए सामने से दहेज दे देंगे। ये आप क्या कह रही है दीदी? बड़ी से पहले छोटी की शादी करवा दे? ये कैसे हो सकता है? अरे अब तुम दोनों ने आज तक क्या कम रिश्ते ढूंढे हैं कलावती के लिए? लेकिन जो भी आता है उसके काले रंग को देखकर भाग जाता है। अब उस कोयले से काली लड़की के साथ कोई क्यों शादी करेगा? बड़ी की शादी नहीं हुई तो क्या छोटी को भी जिंदगी भर ऐसे ही घर बिठा कर रखोगे? नहीं तो। शशिकला की सब कड़वी बातें कलावती अंदर से सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वो सबके लिए चाय लेकर आती है। तब शशिकला, ये भगवान, सुबह सुबह इस मनुष्य के दर्शन हो गए। अब पता नहीं कैसे दिन बीतेगा। आपने ऐसा क्यों कहा दीदी? वो तो आपको चाय देने आई है। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठने के बाद इसका चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। इसके इस काले रंग को देखती हूँ तो मेरा कुछ करने का या कहने की ही इच्छा मर जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही है बुआ? मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? शशिकला को कलावती पर गुस्सा आ जाता है। एक तो इतनी बदसूरत है और मुझसे ज़बान लड़ा रही है। विमला, समझा देना अपनी बेटी को। ये कोई लावण्या जैसी अप्सरा नहीं है जो अपना मुंह चलाए। शशिकला की ये बात विमला और कमल दोनों को बुरी लगती है। कलावती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक उसकी कलाई पर जो निशान था वो चमकने लगा। जन्म से ही कलावती के दाहिने हाथ की कलाई पर एक अजीब तरह का निशान था, जिसका आकार मोर पंख की तरह था। जब भी कलावती की आंखों से आंसू निकलते, वो निशान अपने आप चमकने लगता। उस निशान को चमकते हुए देखकर, रो मत बेटी, अब तुम्हारे साथ साथ हमें भी इन सब बातों की आदत हो गई है। तुम्हारा रंग जरूर काला है, लेकिन चमकते हुए मोर पंख के साथ जन्मी हो, ये बहुत अलग बात है। हाँ बेटी, इस निशान का जरूर कोई मतलब है जो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। कलावती कमल और विमला की बात सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है। कुछ देर बाद लावण्या उठकर बाहर आती है। लावण्या को रोज देर से उठने की आदत थी। वहीं कलावती हमेशा जल्दी उठकर अपनी माँ की मदद किया करती। लावण्या को देखकर,
लावण्या, कलावती पानी लेकर आई है, अब तुम जाकर कपड़े धोकर आओ। विमला की बात सुनकर माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे धूप में काम करने के लिए मत भेजा करो। मेरा रंग तो देखो, धूप में मेरा ये गोरा रंग इस कलावती की तरह काला पड़ जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी कपड़े धोने। नहीं जाएगी का क्या मतलब है? तुम्हें जाना पड़ेगा। शादी के बाद क्या सास को ऐसे ही उल्टे जवाब दोगी? तुम्हें क्या लगता है माँ कि मैं किसी अहरे गेरे से शादी करूंगी? मैं इतनी सुंदर हूँ कि किसी राज्य का राजा या राजकुमार मुझे देखकर मुझ पर लट्टू हो जाएंगे। मैं ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं जन्मी हूँ। राजा रानी बनकर राज रानी करूंगी मैं। तभी वहाँ शशि कला आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है मेरी गुड़िया। इसे मत भेजना धूप में, अपनी इस काली बेटी को भेज दो। ये चली जाएगी तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। शशि कला की बात सुनकर कलावती बहुत दुखी हुई। वो कपड़ों की बाल्टी उठाती है और नदी पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसी समय उस राज्य के राजा महाराज शौनक अपने इकलौते बेटे राजकुमार विक्रम के विवाह को लेकर बहुत चिंता में थे। एक दिन महाराज शौनक के राजमहल में एक बहुत बड़े तपस्वी का आगमन हुआ। महाराज शौनक तपस्वी का स्वागत करते हैं। आइए तपस्वी जी, आपका मेरे महल में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज, अपनी दिव्य शक्ति से यह अनुभव हुआ कि आप किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। आपका बहुत बहुत आभार तपस्वी जी। मैं सच में एक बहुत बड़ी उलझन में फंसा हूँ। राजकुमार विक्रम अब विवाह योग्य हो गए हैं। उनके लिए कई बड़े राज्यों की राजकुमारियों के रिश्ते आ रहे हैं, परंतु राजकुमार किसी राजकुमारी से मिलने को तैयार ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके विवाह करने की उम्र ही निकल जाएगी। महाराज, हमारे जीवन में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है। हर घटना का एक कार्य कारण भाव होता है, बस हम समझ नहीं पाते। राजकुमार विक्रम के ऐसे करने के पीछे भी किसी कार्य का कारण है। परंतु ऐसा क्या कारण हो सकता है तपस्वी जी? हमने तो उन्हें यह तक पूछ लिया कि वो किसी कन्या से प्रेम करते हैं क्या? यदि वो किसी सामान्य कन्या से भी प्रेम करते हैं तो हम उनका विवाह उस कन्या से करवाने के लिए सज्ज हैं, परंतु वो हाँ तो कहें। अभी राजकुमार के विवाह का समय नहीं आया है महाराज, आप चिंता ना करें। राजकुमार का विवाह होगा और वो भी शीघ्र, परंतु उनका विवाह ऐसी कन्या से होगा जिसका संबंध उनके पूर्व जन्म से है। क्या पूर्व जन्म से? हाँ महाराज, राजकुमार का विवाह उसी से होगा जो उनकी जन्म संगनी है, जो जन्मों जन्मों तक उनकी पत्नी बनेगी। परंतु हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसे पहचानने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा महाराज। अभी राजकुमार को इस बात का स्मरण नहीं है। राजकुमार के हाथों की कलाई पर जो मोर पंख का निशान है, ठीक वैसा ही निशान जिस लड़की की कलाई पर होगा, उसी से राजकुमार विक्रम का विवाह होगा। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही राजकुमार को उनके पुनर्जन्म का स्मरण हो जाएगा। राजकुमार विक्रम हमेशा भेष बदलकर राज्य में घूमकर राज्य की स्थिति का ब्यौरा लेते थे। एक दिन राजकुमार एक किसान का भेष लेकर गांव में घूम रहे थे। सुबह का समय था। बाकी प्रजावासी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसी समय कलावती नदी पर पानी भरने आई। बहुत देर तक चलने के कारण राजकुमार को बहुत प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए नदी पर आया। तभी तेज हवा बहने लगी और तूफान आ गया। जमीन से मिट्टी उड़कर आसमान में फैलने लगी। कलावती की आंखों में मिट्टी चली गई और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। उसकी आंखों से पानी निकलते ही उसकी कलाई का निशान चमक उठा, जिसे राजकुमार विक्रम देख लेते हैं। मिट्टी की वजह से उन्हें कलावती का चेहरा नहीं दिखा, बस वो चमकता हुआ निशान दिखाई दिया। अचानक उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। कलावती अपनी आंखें मलते हुए घर चली जाती है। कुछ देर बाद जब तूफान शांत हुआ तब ये सब क्या था? कदाचित ये सब नियति ही थी। मुझे उससे मिलाने के लिए ये बवंडर उठा था। हाँ, वो वही थी जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था, परंतु वो कौन थी? मुझे तो उसका चेहरा देखने का अवसर भी नहीं मिला। राजकुमार समझ जाते हैं कि वो लड़की गांव में रहने वाली कोई साधारण लड़की है, इसलिए वो गांव में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो घूमते घूमते एक घर के सामने जाकर रुकते हैं। वहाँ एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी। राजकुमार उसके पास आते हैं और दादी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तुम कौन हो बेटा
और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं एक किसान हूँ दादी। अभी जो बवंडर आया था उसमें मेरी गाय कहीं खो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है यहाँ। कभी कभी तो कई दिनों तक हमारा खोया हुआ कुछ वापस ही नहीं मिलता है। आप बता सकती हैं कि आपने किसी अनजान गाय को देखा है? नहीं बेटा, मैं तो बहुत समय से घर से बाहर ही नहीं गई हूँ। तुमने गाय को किस दिशा में जाते हुए देखा था? दिशा का तो पता नहीं दादी, परंतु हाँ, जब मैंने देखा तो मिट्टी के बीच मुझे एक चमकने वाला मोर पंख दिखाई दिया था। उसी के पास मेरी गाय खड़ी थी। क्या आप जानती हैं ऐसी चमकने वाली मोर पंख यहाँ किसके पास है? चमकने वाला मोरपंख? हाँ, याद आया। अरे वो कोई साधारण मोरपंख नहीं है। अब ये जादू है या कोई तंत्र मंत्र पता नहीं, पर यहाँ पड़ोस में एक गरीब दर्जी रहता है, कमल नाम का। उसकी एक बेटी है। उसकी कलाई पर ऐसा कुछ निशान है। सुना है कि जब उसकी आंखों में आंसू बहते हैं तब वो मोर पंख चमकने लगता है। राजकुमार ने बूढ़ी दादी से झूठ बोला, पर उन्हें सच्ची बात का पता चल गया था। दादी राजकुमार को दूर से ही कमल का घर दिखाती है और राजकुमार कमल के पास आने लगते हैं। कमल के घर पहुंचकर, कमल महोदय आप ही हैं? मैं ही हूँ कमल, बताइए क्या काम है आपको? सुना है आप बहुत अच्छे दर्जी हैं, कई प्रकार के वस्त्र सिलते हैं। दर्जी तो मैं हूँ, परंतु अच्छा हूँ या नहीं ये पता नहीं। आजकल तो कोई मुझसे कपड़े सिलवाने आता ही नहीं। जी, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे आपका पता बताया। मैं आपके पास कुछ वस्त्र सिलाना चाहता हूँ। कमल ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं तो काम की तलाशी कर रहा था। अब आप सामने से काम दे रहे हैं तो आपको मना कैसे कर सकता हूँ? कमल राजकुमार से बात कर रहा होता है, तभी लावण्या वहाँ आती है। लावण्या का सौंदर्य देखकर राजकुमार उसे देखते ही रह जाते हैं। लावण्या भी राजकुमार को देखती है। राजकुमार एक किसान के रूप में होते हुए भी बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर लावण्या भी उन पर मोहित हो गई। राजकुमार समझते हैं कि यही वो है जिसके हाथ पर उन्होंने चमकता हुआ मोर पंख देखा था। ये मेरी बेटी है। ये भी मुझे कपड़े सिलने में मदद करती है। आप कपड़ा खुद लेकर आएंगे या मुझे लाना पड़ेगा? नहीं, मैं खुद वस्त्र लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमार चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक वो किसी न किसी बहाने से कमल के घर आते रहते हैं और लावण्या से मिलने का बहाना ढूंढते हैं। राजकुमार और लावण्या अब रोज मिलने लगे। लावण्या पहले से ही राजकुमार पर मोहित थी, हालांकि उसे ये पता नहीं था कि वो राजकुमार हैं। राजकुमार अभी तक एक साधारण किसान के रूप में ही थे। एक दिन, लावण्या, जरा मेरी मदद करो, बाजार जाकर कुछ सामान लेकर आना है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे घर के काम मत बताया करो। मैं तुम्हारी जैसे नौकरानी बनने के लिए नहीं जन्मी हूँ। तुम जाओ और सामान लेकर आओ। लेकिन सामान बहुत ज्यादा है, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए माँ ने कहा है। अब पता है, हमेशा की तरह तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम तंग नहीं आती कि रोज रोज सबके सामने जाकर कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। फिर तुम्हें क्यों सबके सामने जाना है पता नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। पता नहीं तुम्हारी शादी कब होगी। अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना, इसीलिए तो कह रही हूँ कि छोड़ दो ये सबके सामने जाना। आज भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा और तुम्हारा मजाक बनकर चला जाएगा, या फिर तुम्हारी जगह फिर मुझे पसंद कर लेगा। ये तुम क्या बोल रही हो लावण्या? तब शशिकला, सही बोल रही है, क्या गलत कहा उसने? तुम्हारी शादी की उम्र बीत रही है, उसमें भला लावण्या का क्यों पीछे? कुछ लड़के तुम्हें देखने आते हैं और लावण्या को पसंद करके चले जाते हैं। रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम बड़ी हो इसलिए उसे मना करना पड़ता है। ऐसे तो तुम्हारी वजह से लावण्या भी बिन ब्याही रहेगी। शशिकला और लावण्या दोनों कलावती को फिर से उसके रंग को लेकर भला बुरा कहने लगी। शाम हो जाती है और लड़के वाले कलावती को देखने आते हैं। कलावती का रंग देखकर वो उसके लिए मना कर देते हैं और सुंदर लावण्या का हाथ मांगते हैं। लावण्या राजकुमार पर मोहित थी, इसलिए वो भी शादी से मना कर देती है। कलावती को बहुत दुख होता है और वो घर से बाहर एक मंदिर में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ वही तपस्वी आते हैं। क्या हुआ पुत्री,
तुम रो क्यों रही हो? बाबा, मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। ईश्वर ने मुझे जीवन तो दिया, लेकिन ऐसा काला रंग और बदसूरत शक्ल दी कि जिसे देखकर सब मुंह मोड़ लेते हैं। पूरा गांव मेरा मजाक बनाता है। यही नहीं, मेरे परिवार वाले भी मुझे मनहूस समझते हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज भी मुझे एक लड़का शादी के लिए देखने आया था, लेकिन उसने मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर है। रो मत बेटी, भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, हम उसे नहीं बदल सकते। मेरे भाग्य में दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है बाबा। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। तुम्हारा जन्म ऐसे रोने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें जल्द ही अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आ जाएगा। बस और थोड़ी प्रतीक्षा करो। तपस्वी की बात सुनकर कलावती को तसल्ली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राजकुमार फिर किसान बनकर अपने वस्त्र लेने के लिए कमल के पास आते हैं। कमल महोदय, आपने काफी अच्छा वस्त्र बनाया है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये लीजिए आपका मूल्य। राजकुमार कमल को सिक्कों से भरी पोटली देते हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मैं गरीब दर्जी हूँ, मुझे इतने धन की आदत नहीं है। नहीं महोदय, आप इतने अच्छे वस्त्र बनाते हैं तो उसका आपको उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। मैंने बाकी और कुछ लोगों को भी आपके विषय में बताया है, वो भी आपसे वस्त्र बनवाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे मेरी बेटी की शादी की कोई चिंता नहीं रहेगी। उसी समय राजकुमार ने इस विषय पर बात करने का विचार किया और कहा, कमल महोदय, मुझे आपसे इसी विषय में बात करनी है। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। क्या? परंतु आपको ठीक से मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कैसे करवा दूं? मैं आपको सब सत्य बताता हूँ महोदय। वास्तव में इस राज्य का मैं राजकुमार हूँ, विक्रम। मैं अक्सर राज्य में वेश बदलकर घूमता रहता हूँ, क्योंकि जो बातें राज्यसभा में पता नहीं चलती वो साधारण लोगों के साथ रहकर पता चलती है। प्रजा में उनके जैसा ही व्यक्ति बनकर काम करता हूँ। फिर मुझे निम्न से निम्न कोटि के प्रजावासी की समस्या भी पता चलती है। ऐसे ही उस दिन मैं किसान बनकर नदी पर गया था। तब मैंने आपकी बेटी के हाथ पर चमकने वाला मोर पंख देखा था। तभी मैं समझ गया था कि ये मेरी जीवन संगिनी है। कमल अपने होश खोकर राजकुमार की बातें सुन रहा था। पर आपको ये कैसे पता चला कि मेरी बेटी ही आपकी जीवन संगिनी बनेगी? तब राजकुमार अपनी कलाई का वही निशान कमल को दिखाते हैं। ये देखिए, मेरी कलाई पर भी वही निशान है। वास्तव में हम अपने पिछले जन्म के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, तब आपको सत्य पता चलेगा। फिर राजकुमार कमल को अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। सदियों पहले राजकुमार विक्रम अपनी पत्नी वृषाली के साथ वन में विहार कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने एक मोर को देखा और महाराज, मुझे वो मोर चाहिए। कितना सुंदर है वो मोर, मैं उसे अपने बगीचे में रखूंगी। ठीक है वृषाली, मैं आपके लिए आकाश से चंद्रमा को तोड़कर भी ला सकता हूँ। तो ये मोर तो कुछ भी नहीं। राजकुमार विक्रम उस मोर को पकड़ने गए। मोर उड़ने लगा और राजकुमार के हाथ में नहीं आया। राजकुमार जैसे तैसे मोर को पकड़ कर ले आए, लेकिन मोर छटपटाने लगा। राजकुमार ने उसे कसकर पकड़ने की कोशिश की और मोर छूटने के लिए तड़प रहा था। मोर के उस छटपटाने की वजह से उसके सारे पंख नीचे गिर गए और मोर जख्मी हो गया। तड़प तड़प कर मोर की मौत हो गई। कुछ देर के बाद वहाँ एक मोरनी आई और अपने मोर को मरा हुआ देखा तो वो अचानक रहस्यमयी आवाज में बोलने लगी, मेरे मोर की हत्या करने तुमने अच्छा नहीं किया है राजकुमार। अपनी जिस पत्नी को प्रसन्न करने के लिए तुमने मेरे मोर की हत्या की है, उस पत्नी से तुम्हारा वियोग हो जाएगा। तुम कभी साथ नहीं रह पाओगे, ये मेरा श्राप है। ऐसा कहकर मोरनी अचानक एक अप्सरा में बदल गई। मोरनी का श्राप सुनकर राजकुमार विक्रम और उनकी पत्नी वृषाली दोनों उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, परंतु हमें दूर होने का श्राप मत दीजिए। हम दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। हाँ, गलती मेरी है। मैंने ही राजकुमार से कहा था कि मुझे वो मोर चाहिए। हमारा वियोग मत कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर अप्सरा से माफी मांगने लगे और अब वो उन्हें माफ कर देती है और मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, परंतु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। मैं बस उसका निवारण कर सकती हूँ। इस जन्म के 7 जन्मों के बाद तुम दोनों हमेशा के लिए फिर से एक हो जाओगे, परंतु तब तक तुम दोनों को बिछड़ना होगा। अगले जन्म में फिर से मिलने के लिए जिस मोर के लिए तुमने ये सब किया, उस मोर का निशान तुम दोनों के शरीर पर हर जन्म में प्रकट होगा।
ताकि तुम्हें ये स्मरण हो जाए कि किसी जन्म में तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। उस दिन के बाद राजकुमार विक्रम और वृषाली का वियोग हो जाता है और उसके बाद हर जन्म में वो दोनों मोर पंख के निशान के साथ जन्म लेते हैं। तो ये थी मेरे पूर्व जन्म की कथा। आपकी बेटी मेरी वृषाली है, जिससे मिलने का अब समय आ गया है। ये सब सुनकर कमल बहुत खुश हो जाता है। वो समझ रहा था कि राजकुमार कलावती की बात कर रहे हैं, पर राजकुमार तो लावण्या की बात कर रहे थे। लावण्या छुपकर उन दोनों की बात सुन लेती है। अच्छा, तो ये राजकुमार विक्रम है, पर ये तो मोर पंख को देखकर ही शादी करना चाहते हैं और मोर पंख तो उस काली कलावती की कलाई पर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस काली कलोटी कलावती इतने बड़े राज्य की राजकुमारी की पत्नी नहीं बन सकती। वो हक मेरा है। इससे पहले कि राजकुमार को सब कुछ सच पता चले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लावण्या बहुत सोचती है और फिर एक कलाकार के पास जाकर ठीक वैसा ही मोर पंख अपनी कलाई पर बनवा लेती है जैसा कलावती की कलाई पर था। राजकुमार विक्रम महाराज शौनक को बता देते हैं कि उन्हें अपनी जीवन संगिनी मिल गई है। कमला और विमला भी बहुत खुश हो जाती हैं। एक बार राजकुमार विक्रम लावण्या को मिलने के लिए बुलाते हैं और लावण्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार तुम मुझे मिल गई हो। विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा है राजकुमार। मेरी जैसी साधारण लड़की से आप शादी कर रहे हैं। हम दोनों जन्मों जन्मों के साथी हैं, इसलिए हमारा विवाह होना निश्चित है। उधर घर पर कलावती बेटी, तुम्हारी भाग्य खुल गए। तुम महाराज के महल में बहू बनने वाली हो। पर पिताजी, राजकुमार ने अब तक मुझे देखा भी नहीं है, फिर उन्होंने मुझसे शादी करने की बात क्यों कही होगी? उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारा और इनका रिश्ता पिछले कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो उन्होंने ऐसा कहा है, पर कहीं मुझे देखने के बाद उनका विचार बदल गया तो? कलावती इसी सोच में होती है कि राजकुमार ने बिना देखे उससे शादी करने का निर्णय कैसे किया, और लावण्या सोचने लगती है कि जब राजकुमार को सच पता चलेगा कि वो जिसे उनकी जीवन संगिनी समझ रहे हैं वो कलावती है, तो क्या होगा। एक दिन महाराज शौनक कमल और उसके परिवार को राजमहल बुलाते हैं। विमला अपनी दोनों बेटियों से कहती है कि महाराज के सामने मुंह उठाकर मत जाओ, घूंघट ओढ़ लो। राजमहल में कमल महोदय, मैं कब से इस दिन की प्रतीक्षा में था। राजकुमार अब विवाह करने के लिए तैयार हैं। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बुलाइए आपकी पुत्री को, हमें भी तो देखना है कि आपकी पुत्री कैसी है। महाराज की ये बात सुनकर कलावती को बहुत चिंता होने लगती है। कमल और विमला कलावती का हाथ पकड़कर उसे महाराज के सामने खड़ा करते हैं। बेटी, अब अपना घूंघट ऊपर करो। कलावती घूंघट उठाती है और उसका चेहरा देखकर महाराज भी चौंक जाते हैं। जब राजकुमार उसका चेहरा देखते हैं तब वो चिल्लाते हैं कि नहीं, ये वो नहीं है। मैं जिसे प्रेम करता हूँ वो तो बहुत सुंदर है। नहीं राजकुमार, यही मेरी बेटी है जिसके कलाई पर मोर पंख है। राजकुमार अपनी तलवार निकालते हैं और कमल महोदय, आप असत्य बोलते हैं। मैं जिससे मिला वो कितनी सुंदर है। लावण्या सामने आती है। वो मैं ही हूँ राजकुमार। नहीं राजकुमार, आप जिस लड़की की बात कर रहे थे वो कलावती थी, लावण्या नहीं। हाँ, लावण्या बहुत सुंदर है, ये बात सही है, लेकिन आपको जिसके कलाई पर उस दिन चमकने वाले मोर पंख दिखाई दिए थे वो कलावती थी। नहीं, वो ऐसे काले रंग की नहीं हो सकती। ये कितनी बदसूरत है। आप मुझसे धोखा करना चाहते हैं। कमल महोदय, आपकी इस काली बेटी का विवाह मुझसे करवाने की योजना क्यों बनाई आपने? कहीं आप हमारे किसी शत्रु से तो मिले हुए नहीं हैं? मैं आपको दंड देकर रहूंगा। कमल कहता रहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन राजकुमार उसकी एक बात नहीं मानते और उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। तब कलावती रोने लगती है। बस राजकुमार, बचपन से लेके आज तक मैंने अपने इस काले रंग की वजह से बहुत सी बातें सुनी है, बहुत दुख सहा है, लेकिन आज अगर मेरे इस रूप और रंग की वजह से मेरे बापू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा तो उससे ज्यादा दुखदाई मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। आपकी बात सही है कि लावण्या किसी अप्सरा से कम नहीं है, पर क्या आपने एक बार भी इस बात की तसल्ली की कि लावण्या की कलाई पर ऐसा कोई निशान है या फिर नहीं, और अगर है तो वो असली है या नहीं? आपने लावण्या की सुंदरता को देखकर ये मान लिया कि यही आपकी जीवन संगिनी है। उस दिन बवंडर में आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं दिया था,
अगर दिखाई दिया होता तो शायद उसी दिन आप समझ पाते। आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये सब तो समझने की गलतफहमी की वजह से हुआ है। ऐसा कहते हुए कलावती फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी कलाई के मोर पंख पर गिरते हैं और वो चमकने लगता है। तब राजकुमार के हाथ का मोर पंख भी चमकने लगता है और उन दोनों की रोशनी एक हो जाती है। तब राजकुमार को सब स्पष्ट हो जाता है कि कलावती सच बोल रही है। मुझे माफ कर दो कलावती, मुझे अब सत्य समझ में आ गया है। भूल मेरी ही है। मैं लावण्या की सुंदरता देखकर ये भूल गया था कि हम दोनों का संबंध किसी भी ऊंच नीच और शारीरिक कमियों से परे है। हम दोनों तो आत्मा से जुड़े हुए हैं। इस लावण्या ने अपनी कलाई पर ऐसा ही नकली मोर पंख बना लिया था, जिसे देखकर मुझे लगा कि ये वही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। पर ये मैं भूल गया था कि जब वो मोर पंख चमक उठेगा तभी उसकी परीक्षा होगी। कमल महोदय, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। राजकुमार सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। महाराज अपने बेटे को खुश देखकर खुश हो जाते हैं। सबकी उपस्थिति में कलावती और राजकुमार विक्रम का विवाह संपन्न हो जाता है और एक गरीब दर्जी की काली बेटी, जिसे ताने मारकर सब उसका मजाक उड़ाते थे, अब वो राज्य के राजा की बहू बन जाती है।